हेलो गाइज, हिंदी साहित्य संगम के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं दिगंत भाग 2 कक्षा 12 की जो बुक है उसका आज लास्ट क्लास है, यानी अंतिम क्लास है। इससे पहले हम लोग कई सारे कवियों को पढ़ चुके हैं, यानी लगभग 19 कवियों को हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं 4 कवियों के बारे में, और वो 4 कवि कौन कौन से हैं आइए चर्चा कर लेते हैं। 4 कवि हैं रघुवीर सहाय, और जो दूसरे कवि हैं वो हैं विनोद कुमार शुक्ल, और जो तीसरे कवि हैं वो हैं अशोक वाजपेयी, और चौथे कवि हैं ज्ञानेंद्रपति। ठीक है, ज्ञानेंद्रपति। इन चारों कवियों के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। इनकी रचनाओं के बारे में पढ़ेंगे और इनका जन्म परिचय पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। रघुवीर सहाय 9 दिसंबर 1929 में इनका जन्म होता है और 30 दिसंबर 1990 में इनकी मृत्यु होती है। जन्म स्थान है लखनऊ, उत्तर प्रदेश। पिता का नाम है हरदेव सहाय जो कि एक शिक्षक थे और इनकी शिक्षा अंग्रेजी से एमए किए हुए थे लखनऊ विश्वविद्यालय लखनऊ से। अभिरुचि इनकी थी संगीत सुनना और फिल्में देखना। गतिविधि अपनी और समकालीन कविता के वाचन के लिए कौमुदी नामक कविता केंद्र की स्थापना और संचालन किया। सम्मान लोग भूल गए हैं के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, और ये मोस्ट है लोग भूल गए हैं किसकी रचना है, रघुवीर सहाय की, और इस रघुवीर सहाय को लोग भूल गए हैं रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है। पत्रकारिता नवजीवन लखनऊ से आरंभ होती थी और फिर समाचार विभाग, आकाशवाणी नई दिल्ली और फिर नवभारत टाइम्स नई दिल्ली में विशेष संवाददाता। 1979 से 1982 तक दिनमान समाचार साप्ताहिक नई दिल्ली के प्रधान संपादक थे, यानी दिनमान पत्रिका के संपादक कौन थे, रघुवीर सहाय। ठीक है, भारतीय प्रेस परिषद के सदस्य भी रहे। कृतियां इनकी कौन कौन सी हैं आइए देखते हैं। कृतियां हैं कविता दूसरा सप्तक में एक कवि के रूप में शामिल, सीढ़ियों पर धूप में, आत्महत्या के विरुद्ध, जल्दी हंसो जल्दी हंसो, लोग भूल गए हैं, कुछ पत्ते कुछ चिट्ठियां। और ये जो चारों पांचों कविताएं आप लोगों को दिख रही हैं ये बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, कहानियां हैं सीढ़ियों पर धूप में, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध है सीढ़ियों पर धूप में ये कविता है, न कहानी है और न ही निबंध है। ठीक है, रास्ता इधर से है, जो आदमी हम बना रहे हैं। निबंध है दिल्ली मेरा प्रदेश, लिखने का कारण उबे हुए सुखी वे और नहीं होंगे जो मारे जाएंगे, यथार्थ यथा स्थिति नहीं। इसके अतिरिक्त अनुवाद कार्य भी इन्होंने किया है। संपूर्ण रचनावली 6 खंडों में राजकमल प्रकाशन नई दिल्ली से प्रकाशित होती है। ठीक है, स्वतंत्रता के बाद की भारत की बहुदलीय संसदीय राजनीति तथा एक पिछड़े सामंती सामाजिक ढांचे में लोकतांत्रिक व्यवस्था की प्रतिष्ठा और विकास के सामाजिक राजनीतिक परिवेश में रघुवीर सहाय का रचना कर्म और पत्रकारिता अपना रूपाकार ग्रहण करते हैं। रघुवीर सहाय 20वीं सदी के उत्तरार्ध के एक प्रमुख एवं महत्वपूर्ण कवि तथा पत्रकार हैं, जिनके रचना कर्म और पत्रकारिता का आगे की पीढ़ियों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा। उन्होंने कहानियां भी लिखी हैं और वे अनेक कारणों से बहुमूल्य मानी जाती हैं। इसके अतिरिक्त रघुवीर सहाय ने विश्व साहित्य से अनेक कृतियों का, विशेष रूप से नाट्य, कथा आदि विधाओं की कृतियों का हिंदी में अनुवाद भी किया है, जो उनके रचना कर्म का ही एक अनिवार्य अंग है। ठीक है, रघुवीर सहाय के बारे में हम लोग पढ़ लिए। अब पढ़ेंगे विनोद कुमार शुक्ल का जन्म होता है 1 जनवरी 1937 को राजनांदगांव छत्तीसगढ़ में। निवास इनका होता है रायपुर छत्तीसगढ़, और इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय में एसोसिएट प्रोफेसर, निराला से जनपीठ में जून 1994 से जून 1996 तक अतिथि साहित्यकार रहे। रघुवीर सहाय स्मृति पुरस्कार इनको मिला था 1992 में, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान 1997 में और साहित्य अकादमी पुरस्कार 1999 मिला। विनोद कुमार को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर मिला कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, कृतियां हैं पहला कविता संग्रह है लगभग जय हिंद,
पहचान सीरीज के अंतर्गत 1971 में प्रकाशित हुई थी। वह आदमी नया गर्म कोट पहनकर चला गया विचार की तरह ये भी महत्वपूर्ण रचना है विनोद कुमार शुक्ल की 1981 में। सब कुछ होना बचा रहेगा 1992 में, अतिरिक्त नहीं 2001 में। ये सभी कविता संकलन है। ठीक है। नौकर की कमीज, खिलेगा तो देखेंगे, दीवार में एक खिड़की रहती थी, ये सारे उपन्यास हैं। पेड़ पर कमरा, महाविद्यालय कहानी संग्रह हैं। ठीक है। आगे देखते हैं। उपन्यासों का कई भारतीय भाषाओं में अनुवाद, इतालवी भाषा में इनकी कविताओं एवं एक कहानी संग्रह पेड़ पर कमरा का अनुवाद हो चुका है। नौकर की कमीज उपन्यास पर मणि कौल द्वारा फिल्म का निर्माण भी हो चुका है। ठीक है। इनकी किस रचना पर फिल्म बनी थी? नौकर की कमीज पर। 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में विनोद कुमार शुक्ल एक कवि के रूप में सामने आए थे। कुछ ही समय बाद उसी दौर में उनकी 2 एक कहानियां भी सामने आई थीं। धारा और प्रवाह से बिल्कुल अलग, देखने में सरल किंतु बनावट में जटिल अपने न्यारेपन के कारण उन्होंने सुधीजनों का ध्यान आकृष्ट किया। अपनी रचनाओं में वे आपाद मस्तक, मौलिक, न्यारे और अद्वितीय थे, किंतु यह विशेषता निरायास और कहीं से भी ओढ़ी या थोपी गई नहीं थी। यह खूबी भाषा या तकनीक पर निर्भर नहीं थी। इसकी जड़ें संवेदना और अनुभूति में भी थी और यह भीतर से पैदा हुई खासियत थी। तब से लेकर आज तक वह अद्वितीय मौलिकता अधिक स्फुट, विपुल और बहुमुखी होकर उनकी कविता, उपन्यास और कहानियों में उजागर होती आई हैं। वह इतनी संश्लिष्ट, जैविक, अवयविक और सरल है कि उसकी नकल नहीं की जा सकती। कविता और कथा दोनों ही विधाओं में जिन्होंने ऐसा करना चाहा वे मुंह के बल बालू पर गिरे। ठीक है। पढ़ लिए हम लोग विनोद कुमार शुक्ल के बारे में। अब पढ़ेंगे अशोक वाजपेयी के बारे में। अशोक वाजपेयी का जन्म होता है 16 जनवरी 1941 दुर्ग छत्तीसगढ़ में, सागर मध्य प्रदेश। निर्मला देवी एवं परमानंद वाजपेयी इनकी माता थी। निर्मला देवी और परमानंद वाजपेयी इनके पिता थे। प्रारंभिक शिक्षा गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सागर विश्वविद्यालय से BA और सेंट स्टीफेंस कॉलेज दिल्ली से अंग्रेजी में MA किया था इन्होंने। भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी, कई महत्वपूर्ण दायित्वों का निर्वाह, महात्मा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति पद के से सेवानिवृत्त हुए थे। दिल्ली में रहकर स्वतंत्र लेखन किया था। साहित्य अकादमी पुरस्कार, दयावती मोदी कवि शेखर सम्मान, फ्रेंच सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स 2005, पोलिश सरकार का ऑफिसर ऑफ द ऑर्डर ऑफ क्रॉस 2004 सम्मान आदि। ठीक है। कृतियाँ इनकी है क्या? आइए पढ़ते हैं। कृतियाँ हैं 3 दर्जन के लगभग मौलिक और संपादित कृतियाँ। 3 दर्जन का मतलब हो गया 36। ठीक है। सर अब भी संभावना है, एक पतंग अनंत में, इतने से तत्पुरुष कहीं नहीं, वही बहुरी अकेला, थोड़ी सी जगह, घास में दुबका आकाश, अभिन्यु अभी कुछ और, समय के पास समय, इबादत से गिरी मात्राएं, कुछ रफू कुछ थिगड़े, उम्मीद का दूसरा नाम विवक्षा, दुख चिट्ठी रसा है। ये कविता संग्रह है। फिलहाल कुछ पूर्वग्रह, समय से बाहर, सीढ़ियाँ शुरू हो गई हैं, कविता का गल्प, कवि कह गया है, आलोचना है। तीसरा साक्ष्य, साहित्य विनोद, कला विनोद, पुनर्वसु, कविता का जनपद, ये संपादित कृतियाँ हैं। इसके अतिरिक्त मुक्तिबोध, शमशेर और अज्ञे की चुनी हुई कविताओं का संपादन इन्होंने किया है। कुमार गंधर्व, निर्मल वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, हजारी प्रसाद द्विवेदी और अज्ञे पर एकाग्र संपादित पुस्तकें। स्तंभ लेखन कभी कभार। ठीक है। साहित्यिक पत्रकारिता है, समवेत का पहचान, पूर्वग्रह, बहुवचन, कविता एशिया, समाज आदि का इन्होंने संपादन किया। ये सारे जो नाम दिख रहे हैं ये पत्र हैं। ठीक है। द बुक रिव्यू समेत अनेक पत्रिकाओं के सलाहकार, संपादक भी रहे। अशोक वाजपेयी समसामयिक हिंदी के एक प्रमुख कवि, आलोचक, विचारक, कला मर्मज्ञ, संपादक एवं संस्कृति कर्मी हैं। कवि एवं आलोचक के रूप में उनका उदय 20वीं सदी के 7वें-8वें दशक में हुआ था। सदी के अंतिम वर्षों में वे देश के शीर्षस्थ साहित्यकारों के बीच विशिष्ट ख्याति और प्रतिष्ठा के व्यक्ति बन गए। उनके अध्ययन, अनुशीलन, अभिरुचि एवं रचनात्मक गतिविधियों का दायरा विस्तृत है। कला, साहित्य और ज्ञान की विविध विधाओं के अतिरिक्त परंपरा और संस्कृति के विविध रूपों और अनुशासनों के बीच समन्वय और संवाद की कल्पनाशील जनतांत्रिक पहल के लिए वे पर्याप्त प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। लेखन और आयोजनों के द्वारा उन्होंने अनेक बार अपनी सामाजिक अंतर्दृष्टि, जनतांत्रिक सोच और समावेशी उदार विनियोग बुद्धि प्रमाणित की है। ठीक है। अब पढ़ेंगे ज्ञानेंद्र पति के बारे में। इनका जन्म होता है 1 जनवरी 1950 को पथरगामा, गोड्डा यानी झारखंड में।
सरला देवी इनकी माता रहती हैं और देवेंद्र प्रसाद चौबे इनके पिता का नाम होता है। प्रारंभिक शिक्षा गांव के स्कूल में बीए और एमए अंग्रेजी विषय में पटना विश्वविद्यालय से, फिर हिंदी में भी एमए बिहार विश्वविद्यालय से, मुजफ्फरपुर से इन्होंने हिंदी में भी एमए किया। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा चयनित होकर काराधीक्षक के रूप में कार्य करते हुए कैदियों के लिए अनेक कल्याणकारी कार्यक्रम चलाए। अनंतर नौकरी छोड़कर फकत कविता लेखन। वाराणसी उत्तर प्रदेश में निवास करते थे। पहला सम्मान 2006 में संशयात्मा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2006 में मिला था। आंख हाथ बनते हुए 1970 की कृति है। शब्द लिखने के लिए ही यह कागज बनाए 1980 की कृति है। गंगा तट सन 2000 की, संशयात्मा 2004 की, भिंसार 2006 की, कवि ने कहा 2007, ये सब कविता संग्रह है। एक चक्रा नगरी काव्य नाटक है। पढ़ते गढ़ते 2005 कथेतर गद्य है। ये हुई इनकी कृतियाँ। आगे बढ़ते हैं, इनके बारे में क्या लिखा गया है। एक संभावनाशाली युवा कवि के रूप में ज्ञानेंद्र पति 20वीं सदी के 8वें दशक में उदित हुए। अपने शब्द चयन, भाषा संवेदना को ताजगी और रचना विन्यास में आत्मसजग संधान जैसी विशेषताओं के कारण उन्होंने हिंदी कविता के सुधी पाठकों का ध्यान आकृष्ट किया। 1980 में आए अपने दूसरे कविता संग्रह से उन्होंने विचारशील पाठकों और स्वतंत्रमती विवेकवान आलोचकों को अपनी प्रतिभा, काव्य ऊर्जा और स्वाधीन सामर्थ्य से आश्वस्त किया। जीवन और रचना में उनका एक जैसी स्वनिर्भर एवं आत्मविश्वासपूर्ण गतिमति और अंदाज अक्सर चालू हलकों में उन्हें संदेह का पात्र बनाते रहे। प्रचलित फैशन और रीतियों से बेपरवाह होने के कारण प्राय स्वार्थों पर टिकी गुटबंदी और ओछी राजनीति से चालित लेखन प्रकाशन के संसार का चालू प्रवाह उनसे कतरा कर निकलता रहा। किंतु ज्ञानेंद्र पति एक ऐसे अध्ययनशील और मनीषाधर्मी रचनाकार हैं जो निजी संबंधों, सामाजिक रिश्तों और रचना धर्म को अपने ही ढंग से रचते गढ़ते हुए निरंतर आगे बढ़ते रहे हैं। लेखक, संगठनों, साहित्यिक, राजनीति और लेन देन के सतही व्यवहार और बर्ताव की उन्होंने कभी चिंता नहीं की। अपनी गतिविधियों और रंग ढंग से वे प्राय एक व्यक्तिवादी रचनाकार के रूप में इंगित किए जाते रहे। किंतु उन्हीं के बीच जो रचना की जगह रचनाकार को देखकर अपना निष्कर्ष रखते हैं, क्योंकि अपने बारे में वे स्वयं जानते हैं कि उनका रचना कर्म निरा शब्द व्यापार है, खोखला और सारहीन एक मिथ्या कर्म। ज्ञानेंद्र पति अपनी समझ, संवेदना और दृष्टिकोण में ही नहीं, जीवन व्यवहार संबंधों और रचना के भीतर बाहर के सच में भी व्यक्तिवाद के फर्क को समझते और जाहिर करते हुए कवि और कविता के सामाजिक सरोकारों में सजग अंतर्निष्ठा बनाए रखने वाले रचनाकार हैं। उनका रचना संसार इसका ज्वलंत साक्ष्य है। तो ये उनके बारे में दी गई थी और ये उनकी कृतियां हैं, ये उनका जीवन परिचय है। तो आज की क्लास को हम यहीं पर एंड करते हैं और हमारा जो चल रहा था क्लास 12 का रिवीजन, कक्षा 12 का जो रिवीजन हम लोग कर रहे थे सब कवियों के ऊपर, जितने कवि दिए गए थे दिगंत भाग 2 में, वो हम पढ़ चुके। ठीक है, रिवीजन कर लिए। अब हम अगला कौन सा चैप्टर लाएंगे, अगला हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9-10 का। ठीक है, 9-10 में जितने सारे कवि दिए गए हैं अब उनको हम रिवीजन करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में। एक क्लास आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल पर नया है तो सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।